एक अंधविश्वास की ऐसी वारदात मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ जिसके कारण उन मुजरिमों को सज़ा मिल पाती है जिस मुजरिमों को पुलिस क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करके कोर्ट से बोलता है कि इस केस में कोई सुराग नहीं मिली है, किसी पे कोई शक नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं मिले हैं, तो इस केस को बंद कर दिया जाए। और वो केस को बंद कर दिया जाता है और पुलिस के थानों में वो केस वाली फाइल कहीं ना कहीं धूल फाकती रहती है। 16 साल बीत जाते हैं। 16 साल बीतने के बाद कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को सज़ा मिलनी थी। कुदरत का करिश्मा कहिए कि 16 साल बाद वो फिर से फाइल खुलती है और उसके बाद उस मुजरिमों को सज़ा मिलती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं प्रभात। मैं आप लोग के बीच जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ वो मुंबई महाराष्ट्र की ये घटना है। महाराष्ट्र में एक महिला जो सियोन इलाके में रहा करती थी जिसका नाम था भानुमती ठक्कर, जिसकी उम्र 58 वर्ष। उनके पति जो कि दुबई में सोने के कारोबारी थे, उनका नाम था अमृत लाल। और उन दोनों का एक बेटा था जो कि पुणे में रहकर तैयारी किया करता था। वो महिला अपने घर के कामकाज के लिए एक मेड हायर की थी जिसका नाम माया था। वो घर का सारा काम काज करती थी और समय समय पर उस महिला का देखभाल भी किया करती थी। वो मेड एक दिन उस घर पे जाती है, उस महिला के घर पे, तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। वो काफ़ी डोर नॉक करती है लेकिन वो दरवाज़ा खुलता नहीं है, धक्का मारती है फिर भी नहीं खुलता है और अंदर से कुछ न कुछ महकने की सुगंध आ रही थी। तो वो महिला आसपास के लोगों को बुलाती है और आसपास के लोग जब आते हैं तो कुछ न कुछ अनहोनी की समझ आ रही थी उन लोगों को, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता। पुलिस जब अंदर जाती है तो देखती है कि सामान इधर उधर फेंका गया हुआ है और एक महिला जो कि एजेड थी, काफ़ी एजेड थी, उसकी लाश एक बेड पे पड़ी होती है। उसके ऊपर कई बार चाकुओं से हमला किया गया था। पुलिस उस महिला को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस अपनी तहकीकात में जुट जाती है। उसके घर वाले को इन्फॉर्म किया जाता है। उनके पति जो दुबई से आते हैं अमृत लाल, और उनका बेटा जो पुणे में अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, ये लोग घर पे आते हैं और घर की हालात देखते हैं तो बताते हैं कि घर से चोरी भी की गई है, तकरीबन 1.5 लाख रुपये और कुछ गहने वगैरह, और उस महिला को मार दिया गया है। केस होती है, पुलिस अपनी तहकीकात में जुड़ती है। ये घटना 1997 की है। 97 से 98 तक बीत जाती है। उस टाइम में कोई सीसीटीवी कैमरा या कोई भी ऐसी सुराग की चीज़ मिली नहीं पुलिस को। तो 1998 में पुलिस एक क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करती है और पुलिस इस केस को बंद करने के लिए कोर्ट को बोलती है, तो कोर्ट से भी आदेश आता है कि इस केस को बंद कर दिया जाए। उस केस की फाइलें कहीं ना कहीं थाना में धूल खा रही होती है और उस केस को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कुदरत का करिश्मा कहिए कि एक अंधविश्वास के कारण इस केस को फिर से खोला जाता है। धीरे धीरे समय बीतते जाते हैं। 2013 आ जाता है, अगस्त का महीना था 2013। एक मुंबई का ही क्राइम ब्रांच का एक कांस्टेबल मुंबई के रायगढ़ में जाता है। उसके कुछ रिश्तेदार होते हैं। रायगढ़ जाने के बाद एक व्यक्ति, हताश व्यक्ति, आता है उस कांस्टेबल के पास और बोलता है कि साहब मेरे गांव को बचा लीजिए। कांस्टेबल पूछता है कि क्या ऐसी क्या बात है कि मैं गांव को बचा लूं। तो बताता है कि इस गांव में एक मूर्ति लगी है, उस महिला का हत्या हो गया हुआ है और उस महिला को कहीं न कहीं न्याय नहीं मिली है। इसके कारण उसकी आत्मा गांव में भटकती रहती है और ये मूर्ति जब से लगी है तब से गांव वालों का काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है। कई बच्चे मर गए हैं, कई जानवर मर गई है। एक अजीब टाइप का बीमारी गांव में आ गया हुआ है। मेरे भी जानवर मर गए हैं और मेरे बच्चे का भी तबीयत खराब है, तो साहब उनको न्याय दिलवाइए। तो पुलिस हंसने लगती है और बोलती है कि से ठीक है, मैं इस चीज़ का तहकीकात करूँगा। वो कांस्टेबल आती है अपने क्राइम ब्रांच में, क्राइम ब्रांच 4 में वो पोस्टेड था उस टाइम। तो अपने अफसर से बताता है कि सर हम जब रायगढ़ गए थे तो वहाँ पे एक व्यक्ति से मिले, वो ऐसी ऐसी बातें बता रहा था। तो वो अफसर काफ़ी समझदार था, उनको कानून की काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी।
तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम फिर से उस गांव में जाओ और उस व्यक्ति से बात करो। तो वो कांस्टेबल फिर इस गांव में आता है रायगढ़, और रायगढ़ आने के बाद उस व्यक्ति से मिलता है और उस व्यक्ति से सारी बात पूछता है। वो व्यक्ति बोलता है कि हम लोग जब मुंबई में काम कर रहे थे तो एक दो मेरा दोस्त था और हम लोग रात में खाए पिए और रात में एक प्लानिंग बना एक महिला के घर में लूटपाट करने का, चोरी करने का। तो हम लोग तो रात में तैयार हो गए थे, लेकिन फिर सुबह में हमें समझ आई कि चोरी नहीं करनी चाहिए। तो हमने दोस्तों को मना किया, बोला कि सो हम और कुछ कर लेंगे लेकिन हम चोरी नहीं कर सकते हैं। तो हम नहीं किए, लेकिन वो दोनों दोस्त कर लिया और करने के बाद उनकी मूर्ति को अपने गांव में लगवा दिया। तानाजी और सांबा जी का उसने नाम लिया। पुलिस ये बातें सुनती है और सुनने के बाद वो अपने क्राइम ब्रांच में लौट जाती है। लौटने के बाद अफसर को ये सारी बात बताता है। अफसर सुनते हैं और उनको ये इंटरेस्टिंग कहानी लगती है। तो इस केस की तहकीकात करने के लिए वो एक टीम बनाते हैं, उस गांव में भेजते हैं। गांव में सारी तहकीकात करते हैं, फिर उसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है जो व्यक्ति मान के चले एक तरह से पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया हुआ था। उस व्यक्ति से पूछताछ होती है, उससे पूछा जाता है कि किस इलाके की यह घटना है। तो वो उस टाइम में उस इलाका को नहीं जान रहा था, तो बोलता है कि एक नई थाना वहाँ पे आई थी। तो पुलिस 1997 की घटना को जब तहकीकात करती है तो पुलिस को ध्यान आती है कि सियोन इलाके में ऐसी कोई वारदात हुई थी। पुलिस सियोन के थाने में जाती है और वहां जाने के बाद उस केस की फाइल को निकलवाती है। तकरीबन 2 कांस्टेबल उस पर डिप्यूट किया जाता है और 20 दिन बाद उस केस की फाइल को खोला जाता है। 20 दिन के बाद वो फाइल मिलती है। जब मिलने के बाद उस फाइल को फिर से खोला जाता है, रीओपन उस केस को किया जाता है और फिर इस इन्फॉर्मर से पूछा जाता है कि उसकी कोई पहचान बताओ, सांबा जी और ताना जी का, जिसने ये मर्डर किया है। लेकिन उसको नहीं मिल रहा था, लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति ताना जी का नंबर देते हैं। ताना जी से बात किया जाता है। पुलिस उससे बोलती है कि हम एक सिम कंपनी से बात कर रहे हैं, तुम्हारा सिम बंद होने वाला है, कि तुम अपनी एड्रेस एक बार कंफर्म करवा लो तो तुम्हारा सिम चालू हो जाएगा। ताना जी नहीं समझ पाता है, वो अपना एड्रेस कंफर्म करवा देता है। पुलिस वहाँ पे जाती है। पुलिस जाने के बाद ताना जी और सांबा जी को गिरफ्तार करती है और ताना जी सांबा जी से पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ताना जी बताता है कि मेरी वाइफ भानुमति ठक्कर के यहाँ पे काम किया करती थी, काफ़ी दिनों से उसकी देखभाल अच्छे से करती थी। तो मेरी वाइफ को कभी कुछ ज़्यादा पैसे दे दिया करती थी, हम भी जाते थे तो बोलते थे कि मैम आपके घर पे ही ये काम कर रही है, कुछ एडवांस दे दो, तो वो दे दिया करती थी। लेकिन एक दिन मुझे 10,000 की काफ़ी ज़रूरी थी, तो हमने उनसे 10,000 मांगे तो वो नहीं दी और मेरी बीवी के सामने में काफ़ी बड़ा भूला मुझे सुना दी और ये बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो हम अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चले गए और ये बातें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी। अपनी बेइज्जती का बदला मुझे लेना था। तो हम 3 दोस्त हैं उस टाइम में, तो हम तीनों ने प्लानिंग बनाया, लेकिन एक दोस्त वो काम नहीं किया। सांबा जी और ताना जी दोनों हम लोग तैयार हो गए और उस महिला के घर पे गए। महिला के घर पे जाने के बाद हम तो जानते थे कि वो देख लेगी तो पहचान जाएगी। तो जैसा भी हो, जो भी हो, मुझे चोरी करनी थी, तो हम लोग चाकू पहले ही से लेकर गए थे। वहाँ जाने के बाद महिला जैसे ही गेट खोलती है वो पहचान जाती है। वो शोर मचाए उससे पहले हम लोग चाकू से उसे मार देते हैं। उसे मारने के बाद घर में जितने भी पैसे थे, गहने थे, वो सब चोरी करके चले जाते हैं। फिर इसके बाद रायगढ़ अपने गांव में चले जाते हैं। पुलिस इधर केस की छानबीन करती है, पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिलता है और हम लोग भी बच जाते हैं। तो निश्चिंत होकर फिर से मुंबई में आके काम करने लगते हैं। लेकिन उसी बीच हमारे सपने में ये महिला आने लगती है और काफ़ी परेशान करती है। मेरे बच्चे की काफ़ी तबीयत खराब थी, तो एक तांत्रिक से मिलते हैं तो वो बताता है कि तुम जाओ उस महिला का एक मूर्ति अपने गांव में बना दो और उसकी पूजा करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो उस महिला का हमने मूर्ति भी गांव में बनाया, सब कुछ किया। तो पहले की अपेक्षा अभी तो हम लोग ठीक थे, लेकिन
अब आपके सामने में है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को विचलित करना नहीं था। ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए, सच्ची घटना सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।